हेलो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों। आज ज़रूरी जानकारी में आज का विषय है रेनबो, जिसे हिंदी में इंद्रधनुष कहते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री के स्टूडेंट इसे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट इसे बिब्जियोर के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि बिब्जियोर VIVGYOR होता है, जिसमें 7 कलर हैं और सबके फर्स्ट नेम लिए गए, फर्स्ट अल्फ़ाबेट, यानी कि V से वेलवेट होता है, I से इंडिगो होता है और B से ब्लू होता है, G से ग्रीन होता है और Y से येलो होता है, O से ऑरेंज होता है और R से रेड होता है। इसलिए इसका नाम बिब्जियोर भी है। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने आसमान में शायद इंद्रधनुष देखा होगा और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखा होगा। पहाड़ी इलाके में जितने भी लोग रहते हैं वो सब के सब कभी न कभी इंद्रधनुष देखे होंगे। हो सकता है अर्बन शहरी एरिया के लोग इन्हें नहीं देखा हो। सबसे पहली बात ये है कि ये बिब्जियोर है क्या और ये इंद्रधनुष बनता क्या है। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सूर्य में कितने कलर होते हैं, क्योंकि सूर्य में, सन में, मतलब हाउ मेनी कलर्स आर इन द सनलाइट। तो पहले सब जानते थे कि सन का जो लाइट है वो सीधे सीधे सफ़ेद आता है और हमें वो वाइट दिखता है। लेकिन सर इसाक न्यूटन ने सबसे पहले इस बात को सोचना के शुरू किया कि नहीं, सूर्य के रोशनी में सिर्फ वाइट कलर नहीं है, कुछ तो है इसमें कि ये सिर्फ वाइट नहीं है। ऐसे में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और उन्होंने प्रिज्म का इन्वेंशन किया। प्रिज्म जो एक ट्रायंगुलर शेप का शीशे का होता है और उस पर बहुत सारे सरफेस होते हैं जहाँ पे दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी, यानी कि अपवर्तन भी हो सकता है और प्रकाश का परावर्तन भी हो सकता है हिंदी में। अब उन्होंने क्या किया कि एक प्रिज्म बनाकर ट्रायंगुलर शेप का शीशे का, और उसको तब सनलाइट यानी कि सफ़ेद लाइट को एक तरफ से उन्होंने गुजारा। जब दूसरी तरफ उन्होंने देखा तो वहाँ पर 7 कलर निकल रहे थे। ऐसे में दुनिया को पता चला कि सूर्य की रोशनी जिसे हम वाइट सफ़ेद समझते हैं, उसमें वाइट या सफ़ेद ही नहीं है, बल्कि इसमें 7 कलर हैं और भी कलर है। लेकिन प्रिज्म वाइट कलर को स्प्लिट करके 7 कलर में बदल देता है और वो दिख गया। उसके बाद न्यूटन जो है बहुत दिन तक ये सोचते रहे कि क्या इस 7 कलर को हम पलट करके फिर वाइट बदल सकते हैं। तो सोचते सोचते वो रह गए, लेकिन पूरा नहीं हुआ। लेकिन उनके सोचने की सीमा इतनी ज़्यादा थी कि 20 साल के बाद उनको इस बात का नॉलेज हुआ कि हम 7 कलर से फिर वाइट कलर में भी चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए उनको 20 साल से ये दिमाग में आ नहीं रहा था कि ये कैसे होगा। उन्होंने एक दूसरा प्रिज्म लिया और एक पहला प्रिज्म लिया। पहले प्रिज्म में से वाइट को निकाला तो 7 कलर आ गया, और फिर दूसरे प्रिज्म को उन्होंने उल्टा रख दिया। उल्टा रखने पर जब 7 कलर उसमें घुसा तो दूसरी तरफ वाइट कलर निकल गया। इस तरीके से वो इसे पूरा कर लिया। अब आइए बात समझते हैं कि आसमान में ये रेनबो बनता कैसे है। तो वी ऑल नो दैट आवर एटमॉस्फेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल, वाटर पार्टिकल एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इसमें जो डस्ट पार्टिकल है, यानी कि धूल का जो पार्टिकल है, वो इंद्रधनुष को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि न्यूटन ने तो दिखाया कि वाइट लाइट को अगर हम निकालते हैं प्रिज्म में से तो दूसरी तरफ आपको स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट आता है 7 कलर का। लेकिन आसमान में किसने प्रिज्म रखा? आसमान में प्रिज्म गया कैसे? क्वेश्चन तो ये है। आसमान में तो कोई प्रिज्म नहीं रखा कि वहाँ 7 कलर आपको दिखने लगा, वो भी बारिश के दौरान। फिर ऐसा क्या हुआ? तो सबसे पहले ये जानिए कि जब इंद्रधनुष बनता है, रेनबो बनता है, तो आकाश में संध्या के समय ये पूरब की दिशा में बनता है, यानी कि ईस्ट में। और अगर सुबह में आपको रेनबो दिखाए तो ये आपको पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट के डायरेक्शन में ये बनता है। अब वेस्ट में बने इंद्रधनुष या ईस्ट में बने इंद्रधनुष, क्वेश्चन ये उठता है कि वहाँ प्रिज्म किसने रखा। तो हमने आपको अभी बताया
कि डस्ट पार्टिकल, धूल के जो कण होते हैं, वही धूल कण वहाँ पर में एक प्रिज्म का रूप ले लेता है। बहुत सारे मिलियंस कह लो, ट्रिलियंस कह लो, डिसीलियंस कह लो, सारे डस्ट पार्टिकल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और वो इकट्ठा रहते ही हैं। और उस समय बारिश होना जरूरी है, लेकिन कौन सी बारिश? तो वो बारिश स्मॉगी होना चाहिए, स्मोकी होना चाहिए, यानी कि फ्यूमी रेन होना चाहिए, ड्रिजलिंग भी नहीं होना चाहिए और हैवी रेन भी नहीं होना चाहिए। यानी कि उसको आप कह सकते हो झींसी झींसी जैसे बारिश होती है, धुआं धुआं जैसे आपको लगेगा। वो धुआं धुआं वाला जब डस्ट पार्टिकल से टच करता है, यानी कि धुएं वाली बारिश की बहुत ही छोटी छोटी बूंदें जब डस्ट पार्टिकल से टच करती हैं, तो डस्ट पार्टिकल प्रिज्म का रूप ले लेता है। और आप देखोगे कि उसी समय सूर्य की जो रोशनी है वाइट, वो भी आती है। बारिश का वक्त भी है, बादल भी बना हुआ है और उसी वक्त हल्का सा सूर्य की रोशनी भी आती है। और वो सूर्य की रोशनी यहाँ ऑटोमेटिक, यानी कि फिनोमिनली जो आसमान में बारिश के कण, बारिश के बूंदों की कण और डस्ट पार्टिकल, ये दोनों मिलकर प्रिज्म तो बन रखा है। अब वेट है किसका? कि सीधा हमें मिल जाए सनलाइट, और वो सनलाइट उसी समय, आप कई बार देखे ही होंगे कि बारिश भी हो रही है और धूप भी दिख रहा है। तो वही धूप जो है वो आकर के फिनोमिनली बने प्रिज्म से गुजर जाता है और फिर 7 कलर निकल आता है, लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम, और फिर हमें इंद्रधनुष देखने को मिल जाता है। तो ऐसे ही बनता है रेनबो और इंद्रधनुष। याद रखना कि आसमान में फिनोमिनली प्रिज्म का निर्माण होता है। वो कैसे? धूलकण और बारिश की छोटी छोटी बूंदों से दोनों जब टच करते हैं, एक दूसरे में मिक्स होते हैं, तो प्रिज्म का रूप ले लेता है और फिर सनलाइट, यानी कि सूर्य की रोशनी आना जरूरी है। कभी कभी बारिश बड़ी स्मॉगी और दिख रहा होगा कि स्मॉगी बारिश हो रही है, धुंध लगा हुआ है, आसमान काले हैं, लेकिन बीच से सूर्य की रोशनी हल्की सी कहीं ना कहीं से आती है। वही फिनोमिनली बने हुए, यानी कि प्राकृतिक रूप से बने हुए प्रिज्म से वो टकरा जाती हैं, छूती हैं और वो दूसरी तरफ निकल जाती हैं। इस तरीके से आपको विबज्योर दिखाई पड़ता है। उसी विबज्योर को हम 7 कलर कहते हैं, रेनबो कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट का काफ़ी ज़्यादा अब प्रश्न उठता है कि इसमें वेलवेट है, इंडिगो है, ब्लू है, तो वेलवेट सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर क्यों है और रेड सबसे नीचा क्यों है? तो इसका वजह है स्प्लिट, यानी कि स्प्लिट और डिस्पर्जन के कारण जितने भी कलर हैं दुनिया में, सबका अपना अपना स्प्लिट है और डिस्पर्ज कितना होगा, यानी कि वो बिखरेगा कितना, और सबका वेवलेंथ को हिंदी में तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो उस सबका वेवलेंथ और तरंग दैर्घ्य भी अलग अलग होता है। तो यही वजह है कि जो वेलवेट होगा, जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी और जो सबसे ज़्यादा स्प्लिट हो रहा होगा लाइट, वो कलर सबसे ऊपर आएगा। तो वेलवेट जो है वो बड़ी तेजी से स्प्लिट भी होता है, डिस्पर्ज भी होता है, इसका वेवलेंथ कम है, इसीलिए वेलवेट आपको सबसे ऊपर दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आप समझ ही रहे हो कि इंडिगो होगा तो उसका वेलवेट से ज़्यादा वेवलेंथ और स्प्लिट और डिस्पर्जन है, इसलिए वो वेलवेट के बाद है। सबसे लास्ट में रेड है। तो रेड सबसे लास्ट में इसलिए है क्योंकि उसका वेवलेंथ भी बहुत ज़्यादा है और रेड जो है स्प्लिट भी कम होता है और उसका डिस्पर्जन भी कम होता है वेलवेट के मुकाबले, इसीलिए रेड को सबसे नीचे रहता है वो। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कि अगर कोई भारी चीज़ है तो वो नीचे रहेगा और कोई हल्की चीज़ है तो वो ऊपर रहेगा। किसी भी लिक्विड में भी ऐसा ही होता है कि अगर 2 लिक्विड को आप मिक्स करोगे तो जो लिक्विड हल्की है वो ऊपर आ जाएगा और जो लिक्विड नीचे है जो लिक्विड हल्की है वो नीचे चला जाएगा। ऐसा ही जो लिक्विड भारी है वो नीचे जाएगा और जो लिक्विड आपको हल्की है वो ऊपर आएगा। जैसे कि आप पेट्रोल या पानी को मिलाओ या मिट्टी तेल, केरोसिन ऑयल
और वाटर को मिलाओ तो भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। तो यही वजह है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि वेलवेट ऊपर क्यों है और रेड नीचे क्यों है। इसका भी क्वेश्चन बच्चे लोग समझना कि इस पर भी क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आपको उसे भी ध्यान से याद रखना है कि वेलवेट ऊपर क्यों है, रेड नीचे क्यों है। ये 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन में बनेंगे। अब जो लास्ट में मैं कहने वाला हूँ कि रेनबो में, इंद्रधनुष में रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है, हिंदी में उसमें परावर्तन से बनता है रेनबो या अपवर्तन से। तो ये एक फिनोमेनन है कि एक साथ रेनबो में परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है, दोनों ही होता है। इसीलिए रेनबो बनता है। अगर सिर्फ रिफ्लेक्शन हो तो भी बनना मुश्किल है, सिर्फ रिफ्रैक्शन हो तो भी रेनबो बनना मुश्किल है। दोनों का होना जरूरी है। आप लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में जानते हो कि रिफ्लेक्शन का एंगल जो होता है वो इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये सब इक्वल होते हैं। और आप ये भी जानते हो कि रिफ्रैक्शन में एंगल चेंज हो जाता है रिफ्रैक्शन में, यानी कि परावर्तन में एंगल सेम रहता है दोनों का, इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल का, रिफ्लेक्शन एंगल का। लेकिन जब आप उसमें देखोगे रिफ्रैक्शन में, यानी कि अपवर्तन में, तो वहाँ पर में आपको एंगल चेंज मिलेगा, यानी कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों सेम वहाँ पर नहीं होता है। यही वजह है। तो अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि रेनबो कैसे बनता है, क्या होता है, और न्यूटन ने इसको कैसे प्रूव किया। और पेपर में अगर आता है तो आप लोग अच्छे से इसे सुनना और अच्छे से सुनकर एक एक पॉइंट को याद रखना, ताकि इसके छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनका आंसर देना आपके लिए आसान हो। और आपको जो हमने ये दिया उसमें मैं वीडियो बनाता हूँ, उसमें कुछ गलतियाँ हो जाती है, जल्दी जल्दी बोलने में कुछ वर्ड भी छूट जाता है, तो वो सब आप लोग हमें कमेंट में करते रहें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।